हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा एपिसोड है माफिया की दुल्हन एपिसोड नंबर 1। शाम का वक्त एक बड़े से मेंशन के गार्डन में इस वक्त शादी की तैयारी चल रही थी। मेंशन जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप बना हुआ था। मंडप में एक आदमी दूल्हे के भेष में बैठा हुआ, लेकिन देखने से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी दूल्हे के भेष में बैठा वह आदमी कुछ बोला। उसके बोलने से साफ पता चल गया कि वह फ़िलहाल नशे में धुत है। पंडित, ये क्या बकवास लगा रखी है? कब से सिर्फ लकड़ी ही तोड़े जा रहे हो? तुझे यहाँ लकड़ी तोड़ने के लिए नहीं, शादी करवाने के लिए बुलाया गया है। जल्दी जल्दी अपना काम कर और मेरी शादी करवा, क्योंकि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। हे ऊपर वाले, ना जाने किस कलम से तूने उस लड़की का भाग्य लिखा है जिससे इस आदमी की शादी हो रही है, और ना जाने उस लड़की को उसके कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है जो उसे ऐसे घरवाले मिले हैं। उसके खुद के चाचा उसकी शादी इस शराबी से करवा रहे हैं। हे भगवान, उस बिन माँ बाप की बच्ची पर कृपा कर और उसे इस दरिंदे के चंगुल से बचा ले। वहीं मेंशन के अंदर इस वक्त एक लड़की शादी का जोड़ा पहने सिर से पांव तक ढकी हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह कोई पुतला हो। तभी एक औरत यानी प्रेमा ने घबराते हुए अपने पति प्रमोद से कहा, प्रमोद जी, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपको इसकी शादी करवानी ही है तो कम से कम किसी अच्छे इंसान से करवाइए। कम से कम दूल्हा इसकी उम्र का हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रेमा? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं इसकी शादी एक समझदार इंसान से करवा दूं और इतने बड़े आहूजा इंडस्ट्री से हाथ धो बैठूं? हरगिज़ नहीं। अगर इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो गई तो वो इसके नाम की सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लेगा और हमें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। और अगर उस शराबी से हमने इसकी शादी करवा दी तो उसे कुछ पैसे देकर हम उसके दस्तखत आसानी से उन जायदाद के पेपर पर करवा लेंगे। कहते हुए प्रमोद ने एक नज़र उस गुमसुम लड़की को देखा, फिर आगे बोला, और वैसे भी हम अपने हिस्से की आधी से ज़्यादा ज़मीन बेच चुके हैं और हमारे हिस्से का बिजनेस भी लगभग डूबने की कगार पर है। अब अगर हम इसे बचा सकते हैं तो वो भाई साहब की वो कीमती ज़मीन ही है जो हमें बचा सकती है, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द इसकी शादी करवानी होगी। वैसे भी उनके जाने के बाद इनकी इस मासूम बेटी का ख्याल हमने ही तो रखा है, तो इसका कुछ तो फ़ायदा हमें मिले। लेकिन आप ऐसे कैसे इसकी शादी एक शराबी इंसान से करवा सकते हैं? उसके ना रहने का ठिकाना, ना नौकरी का, वो इस बच्ची का ख्याल कैसे रखेगा? मॉम, क्या आप वाकई पागल हो गई हैं? और किसने कहा कि शराब पीना बुरी बात है? मैं और डैड भी तो पीते हैं। तो फिर आप भी इस घर से क्यों नहीं निकल जाती? सोमित, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आखिर मैं इस घर को छोड़कर क्यों और कहाँ जाऊँगी? और वैसे भी मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ। तुम उसकी तरह शराबी तो नहीं जो दिन भर नशे में धुत रहता है। माना कि कभी कभार पार्टी वगैरह में तुम और तुम्हारे डैड ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन वो आदमी शराब के साथ ना जाने और क्या क्या नशे करता होगा। उसे तो देखकर ही घिन आती है। तुम्हें इस लड़की की इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं। तुम अपनी बेटी की फ़िक्र करो। एक बार इस मनहूस को हम यहाँ से हटा दें, फिर ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, और तब हम अपनी बेटी को एक बड़े से घर में ब्याहेंगे जहाँ वह हमेशा खुश रहेगी और राज करेगी। तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए और ना इसकी। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़की जिसका नाम मानवी था वो अंदर आई। माँ, पापा, पंडित जी कह रहे हैं दुल्हन को ले आइए, तो आप लोग इसे लेकर जल्दी आइए। मनु बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, हम इसे लेकर मंडप पे जा रहे हैं और तुम्हें वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पापा की बात सुनकर मानवी ने बिना कोई बहस किए चुपचाप हाँ मैं हर सिलाया और वहाँ से चली गई। प्रमोद जी, अपने मानवी को मंडप में आने से मना क्यों किया? क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो प्रेमा? अगर तुम हो तो बनी रहो, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि वहाँ मौजूद लोगों की नज़र भी मेरी बेटी पर पड़े। अब चुपचाप इसे लेकर चलो, ज़्यादा बकवास मत करो। प्रमोद जी ने बड़ी मुश्किल से लड़की को उठाया। तभी दूसरी तरफ से सोमित ने भी लड़की को पकड़ लिया। मंडप में इस वक्त सभी दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी प्रेमा और सोमित दुल्हन को लेकर आए। प्रेमा और सोमित ने दुल्हन को दूल्हे के बगल में बैठा दिया और प्रेमा भी दुल्हन के पीछे उसे सहारा देते हुए बैठ गई।
इसी के साथ पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी अचानक से दूल्हे को उल्टी आने लगी और वो अपनी जगह से उठकर लड़खड़ाते हुए वहाँ से दूसरी ओर भागा। जब इस बेवड़े को शराब पचती नहीं तो साला पीता क्यों है? डैड, अब तो मुझे भी इस आदमी से घिन आ रही है। कम से कम आज के दिन तो ना पीने से मौत थोड़ी हो जाएगी इसकी। छोड़ो, तुम भी अपनी माँ जैसी बातें मत करो। और वैसे भी इतनी जल्दी मैं दूसरा लड़का कहाँ से लाता? अगले 2 दिन बाद ये लड़की 19 साल की हो जाएगी और अगर उससे पहले इसकी शादी नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी और अगर शादी हो गई तो इसकी सारी जायदाद इसके पति की हो जाएगी। इसलिए मुझे जल्दबाजी में जो मिला मैं उसे ही ले आया। कम से कम ये गंवार आदमी बिना किसी किचकिच के साइन तो कर देगा। यहाँ उसको 2-4 बोतल थमा दिया, उतने में ही वो खुश और इसी के साथ हमारी ज़िंदगी में ऐश। तभी वो दूल्हा वापस से मंडप में आ गया। वहीं मेंशन के सबसे ऊपरी फ्लोर के एक कमरे की खिड़की पर खड़ी मानवी गार्डन में हो रही शादी को देख रही थी। आई एम सॉरी आरू, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं भगवान जी से तुम्हारे लिए हर पल प्रार्थना कर रही हूँ कि काश कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी तकलीफ़ों से तुम्हें छुटकारा मिले। मुझे तो शर्म आती है अपने बाप को अपना बाप कहते हुए, क्योंकि आज तुम्हारी जो हालत है उसके ज़िम्मेदार मेरा बाप और भाई ही है। मैं और मॉम चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। बचपन से लेकर आज तक डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज भी वह इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा सॉरी मांगूंगी और उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ऐ पंडित चुप, ये क्या कितनी देर से बकर बकर किए जा रहे हो? मुझे सारे विधि विधान नहीं करने, चुपचाप फेरे करवाओ। जजमान, आप थोड़ी देर शांत बैठिए। आपके कहने से ये शादी नहीं होगी। शादी का जो विधान है मैं उसी तरीके से करवाऊंगा। श्रीमान जी, आप आगे आइए और कन्या के कन्यादान की रस्म अदा कीजिए। लेकिन पंडित जी की बात सुनकर प्रमोद अपनी जगह से नहीं उठा। पंडित जी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। जैसा दूल्हा कह रहा है वैसा ही करिए और जल्दी से विवाह का कार्य पूरा करवाइए। प्रमोद जी की बातें सुनकर पंडित जी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब जब आप भी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तो मैं तुच्छ प्राणी क्या ही कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आगे जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी होगी। इसी के साथ पंडित जी ने सबसे पहले फेरे के मंत्र पढ़ना शुरू किया। वहीं दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आप दोनों खड़े हो जाइए फेरों के लिए। पंडित जी, ज़रूरी है लड़का लड़की का घूमना? आप इनके बजाय इनके गठबंधन का घुमा दीजिए। ऐसा भी होता है बहुत जगह। अगर यही सब करना था तो आप लोगों ने खुद ही शादी क्यों नहीं करवा दी? क्या ज़रूरत थी मेरा वक्त बर्बाद करने की? पंडित जी अपना झोला उठाकर खड़े हो गए। हाँ पंडित, तू पहली फुर्सत में इधर से निकल, क्योंकि अब मैं ये शादी तेरे बिना ही कर लूँगा। तभी दूल्हे की नज़र सिंदूर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। धाएँ, आह! इससे पहले कि दूल्हा उसकी मांग में सिंदूर भरता, अचानक एक गोली चली और प्रमोद के हाथ को छेद दिया। किसने चलाई है गोली? आखिर क्या है आरू की कहानी? क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी वह एकदम शांत बैठी थी। क्या ये ज़बरदस्ती की शादी पूरी होगी या कोई कहानी मोड़ लेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए माफिया की दुल्हन। थैंक यू गाइस, टाटा।